इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.3 पढ़ने जा रहे हैं जो कि गुणनखंड प्रमेय से संबंधित है। गुणनखंड प्रमेय क्या है? जैसे मान लीजिए कोई बहुपद दिया गया है पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसी दशा में अगर हमें पी ऑफ ए इक्वल टू 0 मिल जाए, ठीक है, पी ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ हम 0 रख करके हल कर लें और पी ऑफ ए हमको 0 मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि एक्स माइनस ए इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। और पी ऑफ माइनस ए इक्वल टू अगर 0 मिल जाए तो हम कहेंगे एक्स प्लस ए इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग सवाल के माध्यम से समझेंगे जो आपके प्रश्नावली 2.3 में अभ्यास के लिए दिया गया है। तो क्या कहता है, पहला प्रश्न दिया गया, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। तो पता करते हैं, x प्लस 1 पता करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पी ऑफ माइनस 1। जब यहाँ प्लस 1 रहेगा तो x का मान हम -1 रखेंगे और जहाँ पे यहाँ पर -1 रहेगा तो x का मान +1 रखेंगे। ठीक है, इसको आप उदाहरण के तौर पे ऐसे भी समझ सकते हैं। हम मान लेते हैं x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, -1। ठीक है, तो यही -1 हमें रख करके चेक करना है। ठीक, अगर हमें p ऑफ -1 मिल जाता है, क्यों, क्योंकि अगर इसका गुणनखंड है तो वह उस केस के लिए हमें अगर ये पता करना है कि ये इसका गुणनखंड है तो हम क्या करेंगे, हमने बताया था गुणनखंड प्रमेय से कि x का मान -1 रखेंगे +1 के केस में और -1 के केस में x का मान +1 रखेंगे। तो x इक्वल टू -1 रखते हैं तो यहाँ पे मिलेगा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। क्या मिलेगा, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा। हमने बताया था जब घात विषम संख्या हो तो चिन्ह हमेशा ऋण प्राप्त होता है और एक को चाहे जितनी बार गुणा करिए उतना ही आएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे, अब यहाँ पर घात सम संख्या इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा -1 और ये +1, तो +1 -1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, तो क्या आ गया, पी ऑफ -1 इक्वल टू हमें 0 प्राप्त हो गया। इसलिए आप लिख देंगे कि अतः x प्लस 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। इसी प्रकार से इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। पी ऑफ x इक्वल टू दिया गया है x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो पी ऑफ -1 इसमें भी निकालेंगे क्योंकि सब में x प्लस 1 ही हमें पता करना है। तो -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। इस बार क्या है, यही एक ठो एक्स्ट्रा बढ़ गया है, नहीं तो पूरा सवाल पिछले जैसा है। तो इसका चिन्ह हमें धन प्राप्त होगा क्योंकि घात सम संख्या में है। -1 तो यहाँ -1 मिल जाएगा, ये +1 हो जाएगा क्योंकि घात सम संख्या है और ये प्लस -1 हो जाएगा, ये +1 हो गया। तो यहाँ पर +1 -1 कैंसिल हो गया, ये आपका 1 प्लस माइनस -1 +1 +1 -1 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर हमें पी ऑफ -1 क्या मिल गया, नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब ये 0 के बराबर नहीं है। तो आप लिख सकते हैं अतः x प्लस 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तीसरा पार्ट है x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, इसको चेक करते हैं। तो ये पी ऑफ x इक्वल टू है, हमें पी ऑफ -1 निकालना है। तो -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। ठीक, -1 की पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा, 3 इंटू -1 प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा +1 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो यानी 1 लिख लीजिए। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा +1,
+1 -1 यहाँ कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 1, ये -3 हो जाएगा जब गुणा होगा, 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 +3 -3 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर P ऑफ -1 क्या मिला, नॉट इक्वल टू 0, अतः x + 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। चौथा पार्ट देखते हैं इसका। x³ माइनस x² माइनस 2 + √2 इंटू x + √2, ठीक है, ये आपका P ऑफ x है। अब हमें x³ माइनस x² माइनस 2 + √2 इंटू x + √2, अब हमें निकालना है P ऑफ -1, तो -1 की पावर 3 माइनस -1 की पावर 2 माइनस 2 + √2 इंटू -1 + √2, -1 की पावर 3 करेंगे तो -1 मिलेगा, इसको पावर 2 करेंगे तो +1 आ जाएगा, माइनस, अब ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और 1 से गुणा करेंगे तो यही मिल जाएगा, तो इसको हम +2 + √2 लिख लेते हैं, ठीक है, और प्लस √2, तो यहाँ -1 + 1 तो कैंसिल हो गया, लेकिन मिला क्या, 2 + 2 √2 मिल गया। इसका मतलब P ऑफ -1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम कहेंगे कि अतः x + 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो हमने क्या देखा, x + 1 केवल पहले वाले पार्ट का गुणनखंड था। अगला देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिया गया, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। जहां px = दिया गया है आपको 3x³ + 7x, 3x³ + 7x, और gx = मिला है 7 + 3x, 7 + 3x। अब ध्यान दीजिए, gx px का गुणनखंड कब होगा, जब यह इसको संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से पहले अगर मान ले 7 + 3x = 0 मान लें, तो 3x = क्या मिल जाएगा, -7, और x = -7/3, तो x = -7/3 निकालते हैं, यानी P ऑफ -7/3 निकालेंगे। अगर इसका मान 0 प्राप्त होता है तो हम कहेंगे कि gx px का एक गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो 3 × -7/3 का होल क्यूब + 7 × -7/3, तो 3 × ऋण 343, 7 का क्यूब करेंगे तो 343 मिलेगा, बटे में 3 का क्यूब करेंगे तो 3 × 3 = 9 × 27 मिलेगा, धन ये 7 × 7 = 49, ऋण 49 मिल जाएगा, और बटे में 3, 3 एकम 3, 3 × 9 = 27, दोनों का लासा ले लेंगे तो मिलेगा 9, 9 एकम 9, और 1 से इसमें गुणा हो जाएगा तो ऋण 343 आ जाएगा, ये प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 से गुणा करिए, 3 × 9 = 27 के साथ हासिल 2, 3 × 4 = 12, 2 = 14, ऋण 147, तो जोड़ेंगे तो 7 3 10 के 0, 1 हासिल, माइनस माइनस जुड़ जाएगा ना, 4 4 8 1 9, और 3 1 4, ऋण 490/9, तो ये 9 से कटेगा है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, gx px का गुणनखंड नहीं, आप लिख देंगे अतः gx px का गुणनखंड नहीं है, ठीक। इसी प्रकार से इसका दूसरा पार्ट देखते हैं हम लोग। P ऑफ x = दिया गया है, P ऑफ x = दूसरा पार्ट है (2x³ + x² -2x - 1 दिया गया है, और g ऑफ x निकालना है, पता करना है कि x + 1 इसका गुणनखंड है कि नहीं है। ध्यान दीजिए, से पहले प्रश्न में केवल x + 1 दिया गया था, gx के बराबर नहीं दिया गया था, यहाँ पर gx के बराबर दे दिया गया है, ठीक है। तो हमें
वही पता करना है। तो इसको नेगलेक्ट कर दीजिए अगर कन्फ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ से x इक्वल टू -1 मिलेगा और हमें p ऑफ -1 पता करना है कि क्या आएगा। तो 2 गुणे -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 2 गुणे ऋण 1 धन 1 ऋण ऋण का गुणा धन हो गया, 2 1 कम 2 ऋण 1। तो ऋण 1 और धन 1 यहाँ कैंसिल हो गया, ये ऋण 2 हो जाएगा, धन 2 ऋण 2 धन 2 कैंसिल। तो हमको क्या मिल गया, p ऑफ -1 इक्वल टू 0 मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि gx px का गुणनखंड है। सभी प्रश्नों में हमें इसी प्रकार से हल करना है। तीसरा खंड है इसका, p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जी ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, हमें पता करना है कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो कैसे पता करेंगे, x इक्वल टू इस बार -2 रखेंगे हम लोग। तो यानी p ऑफ -2 ज्ञात करेंगे यहाँ पर। आप बराबर gx बराबर 0 मान लीजिए। अगर कंफ्यूज हो रहा है -2 कहाँ से आ रहा है, तो 2 को उधर भेजेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, -2। ठीक है, तो ये -2 रख के पता करना। -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1, ये -2 का क्यूब है। ठीक है, 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू, ठीक। तो इसका क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, लेकिन ऋण के साथ मिलेगा क्योंकि घात विषम संख्या है। धन 3 गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा धन के साथ क्योंकि सम संख्या है घात। 3 दूनी 6 ऋण 6 धन 1। तो 8 और 6 14 हो जाएगा, ऋण ऋण जुड़ जाएगा, 3 चौक 12 धन 1। तो ऋण 14 धन 13 क्या मिला, ऋण 1 मिल गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः gx px का गुणनखंड नहीं होगा। इसके बाद चौथा पार्ट है इसका, p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। जी ऑफ x इक्वल टू x माइनस 3 दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है। अब हमें पता करना है कि इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो यहाँ पे p ऑफ क्या निकालेंगे, 3 निकालेंगे। x माइनस 3 है तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 ऋण 4 गुणे 3 त्रिक 9 धन 6 3 9। तो 27 और 9 जोड़ लिए, 9 7 16 के 6 हासिल 36 हो जाएगा। ऋण 4 9 36, तो प्लस 36 और माइनस 36 कैंसिल हो जाएगा, 36 में से 36 घटा 0। तो p ऑफ 3 क्या मिल गया, 0। आप उत्तर में लिख देंगे। अतः gx px का एक गुणनखंड है। अगला पार्ट है पांचवा, p ऑफ x इक्वल टू दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, और g ऑफ x इक्वल टू दिया गया है x माइनस 2, g ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 दिया गया है। और हमें पता करना है कि इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो हमें यहाँ पर p ऑफ 2 निकालना है क्योंकि x बराबर प्लस 2 हो जाएगा जब एक इसको बराबर 0 को मानेंगे। ठीक है, तो x बराबर 2 हम रख के देखेंगे क्या आता है। 2 गुणे 2 का स्क्वायर ऋण 3 गुणे 2 धन 5, तो 2 गुणे 2 दूनी 4 ऋण 6 धन 5, 4 दूनी 8 ऋण 6 धन 5, 8 5 13, 13 में से 6 घटाएंगे 7 आ जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि gx px का गुणनखंड नहीं होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 का अंतिम पार्ट है, छठवां, p ऑफ x इक्वल टू
एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 18। अब आपको पता करना है जी ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस 3 इसका गुणनखंड होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए आप लोग x बराबर 3 रख कर के देखेंगे, यानी कि p ऑफ 3 निकालेंगे क्या होगा। तो 3 का क्यूब हो गया माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 इंटू 2 माइनस 18। तो 3 का क्यूब 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो गया, ऋण 3 त्रिक का 9 और 9 दूनी 18 धन 6 ऋण 18। तो 27 और 6 33 हो जाएगा और ये ऋण 36 हो जाएगा, 18 18 जुड़ जाएगा, ऋण 36 हो गया। तो क्या आ गया -3 आ गया, यानी पी ऑफ 3 आपको क्या मिल गया, नॉट इक्वल्स टू 0 मिल गया। अतः हम कह सकते हैं कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है। तीसरा प्रश्न सिद्ध कीजिए कि पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड x माइनस 2 है। पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया गया है, देख रहे हैं क्वेश्चन सब वही है घुमा फिरा करके, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस 11x प्लस 30। अब हमें दिखाना है कि x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड है। तो हमें क्या निकालना होगा, x इक्वल टू 2 यानी p ऑफ 2 निकालना होगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2 रख देंगे। -11 इंटू 2 प्लस 30। तो 2 का क्यूब, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ऋण 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 चौक 16, ऋण 11 दूनी 22 धन 30। तो 30 और 8 38 हो गया, धन धन जुड़ जाएगा, ऋण ऋण जुड़ा 6 2 8 और 2 1 3। तो प्लस 38 माइनस 38 कैंसिल, 0 आ गया। अगर पी ऑफ 2 आपको 0 मिल गया तो आप कह सकते हैं अतः x माइनस 2 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। सिद्ध हो गया। टिप्पणी नीचे जरूर लिखिएगा आप लोग सभी क्वेश्चन में। चौथा सवाल देखिए, दिया गया है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 पी ऑफ x का एक गुणनखंड हो। पहला दिया गया है पी ऑफ x इक्वल टू x² प्लस x प्लस k, ये आपको दिया गया है। और इसके पहले आप लोगों को कहा जाता था कि x प्लस 1 दिखाइए कि गुणनखंड है, x माइनस 1 दिखाइए कि गुणनखंड है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं कहा गया है ना। इस बार इन्होंने क्या कह दिया है कि ऑलरेडी बता दिया है कि x माइनस 1 प्रत्येक स्थिति में इसका एक गुणनखंड है, और इसका प्रयोग करते हुए आपको k का मान निकालना है कि k के किस मान के लिए x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड होगा। अगर x माइनस 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है तो इसका मतलब कि p ऑफ 1 इक्वल टू 0 होगा, तभी तो p ऑफ 1 इक्वल टू 0 होगा, तभी x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड होगा। अब p ऑफ 1 अगर इक्वल टू 0 है तो आप 1 यहाँ पर रख दीजिए p ऑफ x में, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, या 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, या 1 1 2 हो जाएगा 2 प्लस k इक्वल टू 0, या k इक्वल टू क्या मिल जाएगा -2। 0 -2 मिलेगा तो 0 -2 आ जाएगा। तो इसका मतलब k का मान क्या आएगा -2। ये था चौथे का पहला क्वेश्चन। दूसरा देखते हैं। देखिए सभी जितने पार्ट इसमें दिए गए हैं सबके गुणनखंड के लिए इन्होंने कॉमन दे दिया है x माइनस 1। सबका गुणनखंड क्या है, सब में गुणनखंड -1 है, और उसके लिए हमें जहाँ जहाँ पर k है उसी k का मान हमको फाइंड आउट करना है। 2x² प्लस kx प्लस √2। अगर इसका एक गुणनखंड x माइनस 1 है, क्या है x माइनस 1 है, तो p ऑफ 1 इक्वल टू 0 होगा, या 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल टू 0, या 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 से गुणा होगा 2 मिलेगा, k प्लस √2 इक्वल टू 0, या k इक्वल टू क्या मिल जाएगा -2 माइनस √2। भाई 2 इधर आएगा वही माइनस हो जाएगा, √2 इधर आएगा वही माइनस हो जाएगा, या
माइनस आप कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में मिल जाएगा 2√2। ठीक है, देखिए माइनस से इसमें भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पे। ठीक, ये था आपका चौथे का दूसरा पार्ट था। इसी प्रकार से इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है के एक्स स्क्वायर माइनस √2x+1, और आपसे कहा गया है कि x-1 इसका एक गुणनखंड है, तो x बराबर 1 निकालना है। पी ऑफ 1 इक्वल टू 0। ठीक, तो पी ऑफ 1 +1 इक्वल टू 0। तो क्या मिला, k माइनस √2+1 इक्वल टू 0, या k इक्वल टू क्या मिल जाएगा, √2 इधर जाएगा तो +√2 हो जाएगा, और +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो k का मान क्या आ गया, √2 - 1। चौथा पार्ट है पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है के एक्स स्क्वायर -3x प्लस के। अब यहाँ पर x-1 इसका एक गुणनखंड है। अगर x-1 इसका गुणनखंड है तो पी ऑफ 1 इक्वल टू 0 होगा, या k इंटू एक्स का मान है -1 का स्क्वायर -3 × 1 प्लस के इक्वल टू 0, या k हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 से k में गुणा होगा तो k हो जाएगा -3 प्लस के इक्वल टू 0, या एक के और एक के मिलकर के 2k हो गया -3, या k इक्वल टू क्या हो गया -3/2। तो यहाँ पर k का मान क्या है -3/2। इसके बाद इसका पांचवा पार्ट है चौथे का, और ये अंतिम पार्ट है चौथे का। पांचवा पार्ट दिया गया है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4x³ + 3x² -4x + k, और x-1 इसका एक गुणनखंड है, तो x-1 यानी पी ऑफ 1 इक्वल टू 0 होगा, या 4 × 1 का होल क्यूब प्लस 3 × 1 का स्क्वायर -4 × 1 प्लस के इक्वल टू 0। तो 4 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 4 में 1 का मल्टीप्लाई होगा 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 × 3 -4 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो +4 और -4 कैंसिल हो गया, के इक्वल टू क्या मिला -3, ये +3 उधर जाएगा -3 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 4 समाप्त हुआ। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 है। दिया है यदि x-2 निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक गुणनखंड है तो प्रत्येक दशा में a का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक वैसे ही प्रश्न है जैसे कि प्रश्न संख्या 4 था, बस वहाँ पर x-1 दिया गया था और यहाँ पर x-2 दे दिया गया है। तो पहला दिया गया है, समझ लीजिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू दे दिया गया है आपको x² - 3x + 5a, और इसका गुणनखंड आपको दे दिया गया है x-2, ये इसका गुणनखंड इन्होंने दे दिया। ठीक है, तो यानी अब की बार x बराबर +2, अगर x-2 इसका गुणनखंड है तो p ऑफ 2 0 होगा, या x का मान 2 रखिए 3 × 2 + 5a = 0। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने 2 रख दिया, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ऋण 3 दूनी 6 धन 5a बराबर 0, या
6 में से 4 गए -2 प्लस 5a बराबर 0, या 5a बराबर -2 उधर गया +2 हो गया, या a बराबर 2/5। इसका उत्तर क्या आ गया? 2/5। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है, खंड 2 है, x³ - 2ax²2ax² प्लस ax - 1 जहाँ पर x - 2 इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर इसका गुणनखंड है तो P(2) = 0 हो जाएगा, या जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दीजिए। 2 का क्यूब -2 × a × 2 का स्क्वायर प्लस a × 2 - 1 = 0। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, ऋण 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 में से 2 का गुणा होगा तो 8a हो जाएगा, ये धन 2a हो जाएगा, ऋण 1 बराबर 0। अब 8 में से 1 घट जाएगा तो 7 हो जाएगा, और 8 में से 2 घटेगा क्योंकि प्लस माइनस है तो प्लस माइनस घट जाता है। 8 में से 2 घटेगा 6 आएगा, लेकिन ऋण चिन्ह लगेगा यहाँ पर, 6 बराबर 0, या 6 को हम उधर भेज रहे हैं तो 6 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 7 इधर है ही तो ये प्लस में ही रहेगा, या a = क्या हो जाएगा? 7/6। तो इसका उत्तर क्या आ गया? 7/6। इसी प्रकार से इसका तीसरा पार्ट है, तीसरा और अंतिम है इसका, 5वें का। दिया गया है P(x) = x⁵ - 3x⁴ -ax³ प्लस 3ax² प्लस 2ax प्लस 4, और इसका गुणनखंड x - 2 है। तो ऐसी दशा में हम लोग क्या करेंगे? P(2) अगर इसका गुणनखंड 2 है तो यानी P(2) = 0 होगा। तो जहाँ जहाँ 2 है वहाँ वहाँ हम 2 रखें, x है वहाँ वहाँ 2 रखेंगे। तो 2⁵ ऋण 3 × 2⁵ ऋण a × 2⁵ धन 3a × 2⁵ धन 2a × 2 ऋण 4 बराबर 0। 2⁵5 आपका 32 हो जाएगा, ऋण 2⁵4 16 होगा, 16 × 3 48 हो गया, ऋण 2⁵3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 a हो जाएगा आपका, धन 2⁵2 4 हो जाएगा, 4 का 3 में गुणा होगा 12a हो जाएगा, धन 2 दूनी 4a ऋण 4 बराबर 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 48 और 4 आपका हो जाएगा 52, तो 32 ऋण 52 हो गया आपका। और यहाँ पर देखिए ऋण 8 है, धन 12 4 16 हो जाएगा, धन धन हमने जोड़ लिया और ऋण ऋण को जोड़ लिया, या इसमें से घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 2 में से 2 गए 0, 5 में से 3 गए 2, 52 में से 32 को घटा इसलिए चिन्ह ऋण का लगा है। और यहाँ पर देखिए 8 8 16 होता है तो ये +8 हो जाएगा बराबर 0, या 8 बराबर क्या हो जाएगा? +16 हो जाएगा, +20 -20 उधर जाएगा तो +20 हो जाएगा, या a = क्या मिला? 20/8, 4 दूनी 8 4 पंचे 20, तो a का मान क्या मिल गया? 5/2। अब इसको आप चाहे सही बटाव वगैरह में भी बदल लें, यही आपका उत्तर हो गया। इसके बाद 6वां है, और बहुत महत्वपूर्ण भी है। 6वां है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए किसका? 12x² - 7x धन 1। बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत आसान भी है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा।
अगर एक सवाल आप अच्छे से समझ गए तो बाकी प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से आप लोग हल कर सकते हैं। तो इसका गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाले को तो ऐसे ही लिख लेंगे, उसके बाद ये जो बीच वाले को हमें इसे 2 पार्ट में तोड़ना है, लेकिन ऐसे ही नहीं तोड़ना है, उसकी कुछ शर्तें हैं। शर्त क्या है कि यहाँ पर अगर प्लस है तो इसको 2 भागों में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर आए 7, और अगर यहाँ माइनस है तो 2 भाग में ऐसे तोड़ना है कि घटाने। इस वाले चिन्ह से नहीं मतलब है, इससे मतलब है कि हमें प्लस अगर है तो 2 भाग में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर 7 आए, और अगर माइनस है तो 2 भाग में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर और घटाने पर 7 प्राप्त हो। ठीक, और किसको तोड़ेंगे ये भी देख लीजिए, इसके गुणांक को इसमें गुणा कर देंगे, जो आएगा उसको 2 भाग में तोड़ना है। इसे 12 का 1 में गुणा करेंगे तो 12 एकम 12। ठीक, एक्स स्क्वायर के गुणांक को इसमें गुणा करेंगे तो 12 एकम 12। अब 12 को 2 भाग में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर 7 प्राप्त हो, तो 4 तिहाई 12, और 4 और 3 को यानी कि गुणा करने पर हमें 12 प्राप्त हो और जोड़ने पर 7 प्राप्त हो। 4 तिहाई 12 मिल रहा है ना, 12 एकम 12, और जोड़ने पर 7 मिल रहा है। उसके बाद बाकी जो जैसे है उसको वैसे लिख दीजिए। अब x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x प्लस माइनस माइनस और 4 इंटू एक्स, 4x प्लस माइनस माइनस 3 इंटू एक्स यानी 3x प्लस 1। चिन्ह का विशेष ध्यान रखेंगे। अब 2 का जोड़ा बना लीजिए और जो कॉमन है उसमें कॉमन ले लीजिए। देखिए इसमें से और मैक्सिमम जो कॉमन होगा उसी को हमें कॉमन लेना है। तो हम यहाँ से 4x कॉमन ले रहे हैं क्योंकि 4x हमको दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो 4x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा। अगर आप डायरेक्ट कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो इसको देखने का तरीका ही है कि हमें 12x स्क्वायर में 4x से भाग दे देना है। देखिए 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, बचा क्या 3x स्क्वायर का मतलब x गुणे x हो गया, और नीचे एक x है, x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3x। इसको ऐसे भी समझिए, 4 से हमने 12 में भाग दिया, 3 बार गया, x की घात 1 है, जब भाग देंगे तो भाग में घातें घटती हैं, तो 2 में से 1 घात घट जाएगी, बचेगा घात 1। ऋण 4x हमने कॉमन ले लिया, 4x से इसमें भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें -1 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 3x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हल करते समय अगर ये दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज़ आ रही है तो इसका मतलब आपका सवाल सही जा रहा है। अगर दोनों में भिन्न भिन्न चीज़ें आई तो इसका मतलब सवाल आपका गलत दिशा में जा रहा है। तो अब देखिए इसमें और इसमें 3x माइनस 1 आपको कॉमन मिल जाएगा। जैसे ही 3x माइनस 1 कॉमन मिला, 3x माइनस 1 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ बचेगा 4x, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, 3x माइनस 1 से इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा 1। तो यही आपका उत्तर हो गया, 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1 आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से इसका दूसरा पार्ट, टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब देखिए 2 से 3 में पहले गुणा कर लेंगे तो 2 तिया 6 हो गया। अब 6 को हमें 2 भाग में ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर 7 प्राप्त हो। तो 2x स्क्वायर 6 कम 6, 6 कम 6, और 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7। x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6x हो जाएगा, x 1 जा x प्लस 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लीजिए। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से x स्क्वायर में भाग देंगे तो x बचेगा, प्लस 2 से 6 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है, तो जब कुछ नहीं कॉमन होता है तो +1 कॉमन ले लेते हैं, तो यही चीज़ हमको ब्रैकेट में मिल जाएगी, x प्लस 3। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज़ आ गई। अब हमें दोनों में से x प्लस 3 कॉमन ले लेना है। x प्लस 3 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2x बचेगा, और यहाँ बचेगा +1। यही इसका गुणनखंड हो गया, यही उत्तर हो गया आपका। इसी प्रकार से इसका तीसरा पार्ट है, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ऋण चिन्ह आ गया। अब जो 2 भागों में तोड़ा जाएगा उसको घटाने पे आना चाहिए। तो पहले हम इसको गुणा कर लेंगे, 6 छक
36। अब 36 को हमें दो भागों में ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर 36 आए और घटाने पर 5 आए, तो 9 चौक 36। आप इस तरीके से भी करके देख सकते हैं, अगर तुरंत दिमाग नहीं काम कर रहा है तो आप इसको ऐसे भी करके देख सकते। 2 18, 2 9 18, 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3। ठीक, तो आप यहाँ देखिए 3 त्रिक्का 9 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, दो भाग में हमको मिल गया 4। तो 9 और 4 का गुणा करेंगे 36 आएगा और 9 में से 4 घटाएंगे 5 आएगा। अगर इस पर नहीं सेट होता तो हम क्या करते, 2 और 3 का गुणा करते और फिर इस 2 और 3 का गुणा करके देखते, फिर उसमें ट्राई करते, जोड़ा बनाते। अगर उस पर भी नहीं सेट होता तो हम लोग 3 का गुणा कर, 3 त्रिक्का 9 दूनी 18 ले लेते और यहाँ पर 2 रहता तो 18 दूनी भी 36 होता और 18 में से 2 को जोड़ घटा करके देखते आ रहा नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 9 और 4 ऐसा पेयर मिलेगा जिनको गुणा करने पर 36 मिलेगा और घटाने पर 5 मिलेगा। ये हो जाएगा 9x ऋण 4x ऋण 6। इन दोनों में 3x कॉमन मिल जाएगा तो ये हो जाएगा 2x धन 3 ऋण 2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों में ऋण 2 कॉमन है, तो ऋण 2 जब कॉमन लेंगे तो ये धन बन जाएगा और 2 से भाग देंगे तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ पर भाग देंगे तो ऋण ऋण धन हो जाएगा 2 तिहाई 6। तो 2x + 3 दोनों में कॉमन हो गया जब, तो क्या बचा 3x - 2। यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद इसका चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट दिया गया 3x² - x - 4। ठीक, इसको हमें करना है तो क्या मिलेगा, 3 चौक 12। अब 12 को 2 भाग में घटाने पर 1 आना चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 12 को हम 4 तिहाई 12 लिख सकते हैं, यानी 4 ऋण 3 लिख सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x ऋण 4। 3x नहीं, यहाँ पर केवल x कॉमन होगा आपका, यहाँ पे बचेगा 3x ऋण 4 और यहाँ पर +1 कॉमन हो जाएगा 3x ऋण 4। दोनों में 3x ऋण 4 कॉमन हो गया, बचा क्या x + 1। यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद है सातवें में भी गुणनखंड करना है और 7वें का पहला पार्ट दिया गया है x³ - 2x² - x + 2। ठीक है, अब देखिए जो इसके पहले आप लोगों ने गुणनखंड किया वो द्विघात बहुपद था, अब यहाँ पे त्रिघात बहुपद आ गया। ठीक, तो त्रिघात बहुपद को कैसे हल करते हैं, 2 का लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे पहले हम, जो कॉमन हो रहा है इसमें x² कॉमन हो रहा है तो x² कॉमन ले लीजिए। बचा क्या, x² से भाग देंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ -2। अब यहाँ पर हमको दूसरे ब्रैकेट में भी x - 2 ही चाहिए, तो x - 2 हमें अगर चाहिए तो इसके लिए हमें यहाँ पे -1 कॉमन लेना होगा। जब -1 कॉमन लेंगे तो -1 से माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा और प्लस माइनस -2 हो जाएगा। अब दोनों में x - 2 जब कॉमन हो गया बचा क्या, x² - 1। अगर आप ध्यान दीजिए अभी ये पूरा नहीं हुआ, अभी इसका भी गुणनखंड करना है। ठीक है, तो इसको गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं -1 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया आपका a² - b²। तो a² - b² को क्या लिख सकते हैं, x - 1 × x - 2। तो यहाँ एक रिजल्ट और देखने को हमें पता चला, एक रिजल्ट हमें और प्राप्त हुआ कि अगर द्विघात बहुपद होता है तो उसके गुणनखंड 2 गुणनखंड प्राप्त होते हैं और अगर त्रिघात बहुपद है तो उसके 3 गुणनखंड प्राप्त होते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। x³ - 3x² - 9x - 5। देखिए इसका पहला वाला पार्ट तो आप लोगों ने आसानी से हल कर दिया। ठीक है, उसमें तो आसानी से पेयर मिल गया, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन को सही तरीका क्या है,
जो जिसके माध्यम से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, वो सही तरीका ये है कि सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि x के किस मान के लिए इस पूरे बहुपद का मान शून्य होगा। ठीक, तो चेक करिए x का क्या मान रखा जाए। यहाँ पे देखिए x का मान देखने के लिए सबसे पहले जो अचर पद होगा, ठीक है, उसकी गुणनखंड को हम चेक करें। जैसे 5 है तो 5 या तो इसका गुणनखंड +-1 हो सकता है और ये +-5 हो सकता है। ठीक, तो एक बार हम लोग इसको चेक करेंगे कि x का क्या मान रखने पर इस बहुपद का मान शून्य हो रहा है। तो एक बार हम प्लस रख कर देख लेते हैं, एक बार माइनस रख के देख लेते हैं। मान लीजिए पी ऑफ तो 1 का होल क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर -9 इंटू 1 -5 -3 -9 -5 क्या हो गया 9 5 14 14 3 17 और ऋण 17 में से जब धन 1 घटेगा तो ऋण 16 आएगा। तो इसलिए +1 पे तो नहीं पॉसिबल है, -1 पे चेक करते हैं। ठीक है, इसको आप ये काम रफ पर भी करके देख सकते हैं। फिर -1 पे जब चेक करते हैं तो -1 का होल क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 -1 -5 तो ये हो जाएगा -1, ये +1 होगा, +1 -3 और ये +9 हो जाएगा -5। क्या मिला आपको 3 1 4 धन 9 ऋण 5, तो 5 और 4 ऋण 9 और ये धन 9। तो यहाँ पर देखिए P ऑफ -1 का मान 0 हो गया। इसका मतलब इसका एक गुणनखंड x + 1 रहा होगा, तभी P ऑफ -1 का मान 0 होगा। यहाँ पर अगर -1 रखने पर आ रहा है तो गुणनखंड x + 1 होगा, और अगर यहाँ पर क्या आ रहा है +1 रखने पर 0 आ रहा है तो यहाँ पर गुणनखंड x - 1 होगा। इस चीज़ का ध्यान रहे। ठीक है, तो ये कार्य आप रफ कार्य पे भी आप लोग करके देख सकते हैं, फेयर पे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड करने के लिए क्या तरीका है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ स्पेस कम है इसलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए हमें अभी अभी पता चला है कि इसका एक गुणनखंड x + 1 है। क्या है, क्योंकि x बराबर -1 रखने पर इसका मान 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि x + 1 से इसमें हम भाग दे लें और इसके बाद इसको 2 भाग में लिख करके फिर गुणनखंड कर लें। दूसरा तरीका क्या है कि हम इस पहले स्टेप के लिए 2 लाइन हम एक साथ लिखेंगे। तो जैसे ये यहाँ पर हमको x + 1 मिल गया, ठीक, तो यानी कि पहले ब्रैकेट में हमें x + 1 मिलने वाला है। तो x + 1 के लिए हम यहाँ पर क्या चाहिए, पहला टर्म हमें x³ चाहिए। तो इसमें अगर हम x² से गुणा कर दें तो पहला टर्म हमें x³ मिल जाएगा। ठीक, अब x² में 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये +x² मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आप यहाँ पर देख रहे हैं अगले ब्रैकेट में भी हमें x + 1 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास -3x² है और हमारे पास +x² यहाँ पर आ गया है। तो अगर इसको हम -4x² लिख दें तो बैलेंस हमारा बन जाएगा। 4x² में से +1x² माइनस हो जाएगा तो -3x² आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए -4x² लाने के लिए हमें यहाँ पर -4x से मल्टीप्लाई करना होगा। जब -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4x² हो जाएगा, फिर -4x से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो यहाँ -4x आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर -9x होना चाहिए जबकि -4x ही है, तो बैलेंस बनाने के लिए हम यहाँ पर -5x और ले लेंगे। अब अगर ये दोनों को माइनस माइनस में है तो दोनों जुड़ करके -9x हो जाएंगे, हमारा बैलेंस बन गया और आगे -5 है ही, तो इन दोनों में -5 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या x + 1। अब देखिए यहाँ पर तीनों में x + 1 कॉमन हो गया है तो x + 1 कॉमन ले लेंगे, बचा क्या x² - 4x - 5। ठीक, तो अब इसको भी अभी गुणनखंड हमें करना पड़ेगा। अब जैसे इसके पहले द्विघात बहुपद का गुणनखंड करते थे उसी प्रकार कर देंगे। तो 5 1 कम 5, तो 5 को 2 भागों में तोड़ना, घटाने पर 4 आए, तो कैसे तोड़ेंगे 5 ऋण 1।
मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x माइनस माइनस प्लस x -5, इन दोनों में x कॉमन है तो x -5 हो जाएगा, इन दोनों में +1 कॉमन है तो x -5 हो जाएगा। तो x +1, इन दोनों में x -5 कॉमन हो गया, बचा क्या x +1, और यही आपका गुणनखंड हो गया, यही आंसर हो गया। जो दूसरा तरीका हम बता रहे थे भाग देने वाला, तो पहला तो यही है कि पहले यहाँ पे 5 का हम गुणनखंड करके देखेंगे, फिर उसी जो गुणनखंड आएगा प्लस माइनस के रूप में ले करके एक बार चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा मान इसमें रखने पर बहुपद का मान शून्य हो रहा है। तो उसके आधार पे जब हमें पहला गुणनखंड मिल जाएगा तो इसी गुणनखंड से इसमें हम भाग दे देंगे। भाग कैसे करते हैं देखिए, x+1 से भाग देंगे हम किसमें, इस बहुपद में, x³ -3x² -9x -5। तो x से भाग देने के लिए यहाँ पर हमें x³ चाहिए, तो x² से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x² इंटू x³ हो जाएगा और प्लस x², ये माइनस हो गया, माइनस चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, कैंसिल हो गया, -3x² और -x² क्या हो गया, -4x² हो गया। ठीक, फिर यहाँ -9x उतर जाएगा नीचे। उसके बाद अब यहाँ पे हमें चाहिए -4x², क्योंकि हमें इसको काटना है, ख़त्म करना है। तो -4x² लाने के लिए हम यहाँ पे -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा, -4x बाहर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे -4x² आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया 4x। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, घटाते समय चिन्ह बदल जाता है, माइनस रहता है तो प्लस और प्लस रहता है तो माइनस, ये सेम वैल्यू अपोजिट साइन, ख़त्म। यहाँ पर देखिए 9 में से 4 घट जाएगा तो क्या बचेगा, -5x, और यहाँ पे -5 है ही। अब यहाँ -5x लाने के लिए हमें -5 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो -5 बार ले जाइए तो -5x हो जाएगा, और यहाँ पर जब गुणा होगा तो -5 आ जाएगा, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, कैंसिल हो गया। तो क्या मिला हमको, एक गुणनखंड x+1 और दूसरा x² -4x -5 वाली लाइन हमको मिल गई। अगर आपको ये दो लाइन नहीं समझ में आ रहा है, टफ लग रहा है, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। वैसे ये टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, बस एक दो बार आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए वही चीज़ हुआ भी है, यहाँ पर देखिए -4x² आया था, ये देखिए, ठीक, और यहाँ पे x² था, ये x² और 4x², देखिए चीज़ें लगभग आपको सामने मिलेंगे। देखिए 4x और 5x, ठीक है, और यहाँ पर 5 तो था ही, तो लगभग चीज़ें वही हैं। आप इसको चाहे ये भाग की प्रक्रिया करके तब इस तरीके से कर लीजिए, पहले आप भाग दे लीजिए, फिर नीचे लिखेंगे बहुपद इतना बराबर, इसका गुणनखंड इतना गुणे इतना, फिर उसके बाद इसको आगे की प्रक्रिया इस तरीके से करके और इसको पूरा कर लेंगे। तो जो भी विधि आपको आसान लगे आप उसका अनुसरण कर सकते हैं, उसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट इसी तरीके से देखेंगे हम। सातवें का तीसरा खंड है, x³ + 13x² + 32x + 20। ठीक है, हमें इसका गुणनखंड करना है, तो 20 को हम तोड़ेंगे, तो 20 का गुणनखंड +-1 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-4 हो सकता है, मतलब 20 किस किस से कट जाएगा, +-5 +-10 और 20 तो है ही, मान लीजिए 20 लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर हम प्लस रखेंगे, देखिए सारी वैल्यूज़ प्लस में है, ठीक है ना, सारी वैल्यूज़ इसमें है, प्लस में है, तो ये कुछ भी घटेगा नहीं और ये टर्म जीरो ही नहीं होगा, तो +1 रखने का यहाँ पर कोई तात्पर्य नहीं, कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए हम -1 रख के देखते हैं। तो -1 का होल क्यूब +13 इंटू -1 का स्क्वायर +32 इंटू -1 +20, ये आ गया -1 और ये हो जाएगा 13, ये प्लस माइनस 32 + 20, ये दूसरी चीज़ है, ये इसका गुणनखंड है, इसको मिलाइएगा नहीं। तो ये हो जाएगा 32 और 1 33 हो जाएगा, और ये 20 10 30 3 33,
तो -33 + 33 यानी x बराबर -1 रखने पर हमें बहुपद का मान 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको एक गुणनखंड मिल गया x + 1। जब यहाँ -1 रखेंगे तो आपको x यहाँ पर +1 रखना है, यानी x + 1 इसका एक गुणनखंड हमको मिल गया। अब चलिए इसका हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करते समय हमने कहा था 2 लाइन आप एक साथ लेके चलिए, या तो आप इसको भाग दे लीजिए, जो भागफल आएगा उतना गुणे उतना करके फिर गुणनखंड कर लीजिएगा, और चाहे दूसरा तरीका हमने बताया कि आप सबसे पहले यहाँ x + 1 रखेंगे। अब x + 1 आ गया यहाँ पर, तो आपको सबसे पहला टर्म x³ चाहिए। तो x³ चाहिए तो यहाँ पर x² से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, देखिए x² × x x³ हो जाएगा, फिर x² से 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा +x²। लेकिन यहाँ पर 13x² है, तो यहाँ पर कितना ज़्यादा है, 12x² ज़्यादा है। 12x² अगर हम ऐड करते हैं, देखिए दोनों मिलकर के 13x² हो गया, हमारा बैलेंस मेंटेन है। अब हमें फिर अगले ब्रैकेट में x + 1 ही चाहिए, क्योंकि हम गुणनखंड कर रहे हैं। जब तक तीनों ब्रैकेट में x + 1 नहीं आएगा तब तक हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर x + 1 चाहिए, तो अब हमें क्या चाहिए, 12x² चाहिए। तो इसमें हम +12x से अगर गुणा कर दें तो हमें देखिए 12x² + 12x² मिल जाएगा। फिर 12x से इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो +12x हो जाएगा। अब यहाँ पे चूँकि 32x है, तो इसमें अगर हम 20x जोड़ दें तो 20 और 12 मिलकर के 32x हो जाएंगे। तो फिर अगले ब्रैकेट में भी हमें x चाहिए, और +20 से अगर हम गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 20x और +20, तो 20 यहाँ पर भी 20 यहाँ पर भी है, बैलेंस हमारा मेंटेन है। तीनों में x + 1 कॉमन है, तो x + 1 हम कॉमन ले लेंगे। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x² + 12x और +20। अब हमें 20 को 2 भागों में ऐसे तोड़ना है कि 20 को 2 भाग में ऐसे तोड़ नहीं, हाँ 20 × 20। अब 20 को 2 भाग में ऐसे तोड़ना कि जोड़ने पर 12 आए, तो 10 दूनी 20 और 10 और 2 12। तो ये हो जाएगा 10x + 2x + 20। इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा तो x + 10 हो गया। इन दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा तो +2, यानी x + 10 हो गया। यहाँ पर भी बचा क्या, x + 1 × x + 10 × x + 2। ये हमारा गुणनखंड हो गया, इसका यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद 7वें का चौथा है, (2y³ + y² -2y और -1। ठीक है। अब यहाँ पर हमें +1 या -1 रख करके चेक करना है। देखिए अगर हम +1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा 2 और 1 3 और 2 1 3, यानी यहाँ पर y = +1 रखने पर मान हमको मिल जाएगा 0। देखिए 1³ + 1² -2 × 1 -1, तो ये हो जाएगा 1³ 1 2 1 ऋण 2 ऋण 1, तो ये 2 1 3 और 2 1 3 0 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एक गुणनखंड y - 1 हो जाएगा। एक गुणनखंड क्या मिल गया, अगर यहाँ पे +1 रखे हैं तो यहाँ पर गुणनखंड -1 के रूप में, यानी y - 1 हो गया। अब इसका हम गुणनखंड करते हैं, तो इसके लिए हमने फिर वही करना है कि 2 लाइन एक साथ लेके चलेंगे। तो पहले हम इसको y - 1 यहाँ लिख लेते हैं। y - 1 यहाँ 2y³ चाहिए, ठीक है, 2y³ चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग 2y² से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 2y³ आ जाएगा। देखिए y से मल्टीप्लाई होगा तो ये y³ हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2y³ -2y²। फिर अगले ब्रैकेट में हमें y - 1 ही चाहिए, तो y - 1 चाहिए, तो यहाँ पर 2y² है और यहाँ पर +y² है, तो हम यहाँ पर अगर +3y² लिख दें तो देखिए 3y² में से 2y² माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या, 1y² प्लस में बचेगा, है ना। अब यहाँ पर हमारा बैलेंस ऊपर वाले से मेंटेन हो गया है। अब यहाँ पर हमें 3y² लाने के लिए यहाँ पे 3y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 3y से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए यहाँ 3y² आ गया, 3y से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3y आ जाएगा। ठीक,
अब यहाँ पे -3y है, यहाँ पर -2y है, ठीक है। तो कितना ज़्यादा है, एक y ज़्यादा है, तो एक y जोड़ दीजिए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से एक y घट जाएगा तो -2y हो जाएगा। अब अगले ब्रैकेट में हमें फिर y -1 ही चाहिए, तो यहाँ पर अब हमें +1 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो y हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 ऑलरेडी है, बैलेंस बरकरार है आपका। और सब में देखिए y -1 आ गया, सब में से y -1 हम कॉमन ले लेंगे। जैसे ही कॉमन ले लेंगे यहाँ बचेगा आपका 2y², इसमें बचेगा 3y और यहाँ बचेगा +1। इसका गुणनखंड करेंगे, 2 एक कम 2, 2 को इस 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 3 आए, तो इसको लिख लीजिए 2 धन 1। (2y² + 2y + y + 1) इन दोनों में 2y कॉमन, तो ये हो जाएगा y + 1, और इन दोनों में +1 कॉमन हो जाएगा, जब कुछ नहीं कॉमन है तो +1 कॉमन। और वैसे भी यहाँ पर देखिए अगर, हाँ ठीक है, इन दोनों में y + 1 कॉमन हो गया, तो बचेगा क्या, 2y + 1। तो ये आपका गुणनखंड हो गया। इस तरीके से प्रश्नावली 2.3 समाप्त हुई। धन्यवाद।